बुलेटिन में बात करेंगे प्रदेश में बस, पंडित और फिर पोस्टर पॉलिटिक्स की, जो साफ साफ इशारा कर रहा है कि प्रदेश की राजनीति इन दिनों ब्राह्मण वोटरों के इर्द गिर्द घूम रही है। हर कोई इन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है। फिर बात करेंगे बाढ़, बारिश और बर्बादी से मचे हाहाकार की। कहीं कोई लहरों में समा जा रहे हैं तो कहीं लहरें चट्टानों को तिनके की तरह बहा कर ले जा रही हैं। वही बात करेंगे बेकाबू रफ्तार प्लस लापरवाही बराबर हादसे की, जिसने 6 सवारियों को अकाल ही काल के गाल में आहुति दे दी। इसके साथ ही बात दबंग दीदी अदिति की भी करेंगे और फिर बाप बेटी और मां के ट्रायंगल सच की पड़ताल भी आपको दिखाएंगे। चुनाव में भले ही कुछ वक्त बाकी हो, लेकिन प्रदेश में राजनीति की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। खेल कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन खेला जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट भारत समाचार की। देखिए इन दीवारों को। कल तक चुपचाप खड़ी रहने वाली इन दीवारों पर चुनावी रंग का चोला चढ़ते ही विवादों को हवा देने का आरोप मढ़ दिया गया। दोष तो तनिक भी इनका नहीं है, लेकिन माने कौन, समझाए कौन? क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और बिसात बिछनी है। बस फिर क्या, माहौल को भांपते हुए, मौका टटोलते हुए राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में तलसफा के विधायक निवास की दीवारों समेत कई जगहों को नया रंग देते हुए अब की बार अखिलेश सरकार का पोस्टर, बेटी बचाओ भाजपा भगाओ का पोस्टर, बंद करो ब्राह्मणों पर अत्याचार का पोस्टर, ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज का पोस्टर, अब की बार अखिलेश सरकार का पोस्टर चस्पा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा दिव्य मंदिर, एक ऐसी दिव्य प्रतिमा भगवान परशुराम की बने 108 फीट की कांस्य की, जो 5000 साल चले और जैसी धरती पे आज तक किसी ने कभी देखी ना हो, सोची ना हो, सुनी ना हो, किसी ने कल्पना न की, उसका व्रत मैंने उठाया। आज हमारे साथियों ने ये घोषणा की है, मुझे बुलाया है कि हम लोग बहराइच में और श्रावस्ती में, दोनों जिलों का आज दौरा है, कि हम वहां पर भी भगवान की प्रतिमा की स्थापना करेंगे, उनका पूजन पाठन करेंगे। बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही, लिहाजा पोस्टर की खबर जैसे ही बीजेपी तक पहुंची, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव सपा और पोस्टर लगाने वाले के ऊपर भड़क उठे। समाजवादी पार्टी के जिस कार्यकर्ता ने आज ये पोस्टर लगाया है, वो समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को बताता है। उसमें योगी जी को जिस प्रकार से दर्शाया है, क्या समाजवादी पार्टी इस बात का जवाब देगी? नीरज मिश्रा कौन था, नीरज मिश्रा के साथ क्या किया गया और किसके कहने पे किया गया? पोस्टर तो लग चुका था, सपा और बीजेपी के बीच जंग शुरू हो गई थी। ऐसे में एक कदम भी पीछे ना रह जाए, ऐसे में कांग्रेस भी सामने आई और सर्वधर्म समभाव की दुहाई देते हुए जो कहा, खुद सुनिए। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करती है और प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस कभी भी भेदभाव नहीं करती। इधर राजधानी में पंडित पॉलिटिक्स से शुरू हुई राजनीति पोस्टर विवाद तक पहुंच गई थी कि मेरठ में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के ब्राह्मण समाज पर अत्याचार की दुहाई मांगने लगा। इसके विरोध के लिए ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, हम इसके लिए ब्राह्मण एकता है और सारे ब्राह्मण एकजुट में रहेंगे। मैं योगी जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ब्राह्मणों पे अत्याचार होना बंद होना चाहिए, वरना ब्राह्मण को कम नहीं समझना चाहिए। ब्राह्मण बिल्कुल भी कोई भी अत्याचार नहीं सहेगा। ललित शर्मा जी, उन पर ही यहाँ पर हमला हुआ, आप लोगों को ज्ञात होगा उसके बारे में भी। उसमें भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की तरफ से जो है। उसके अलावा जो है अभी गाजियाबाद में एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, एक जो आपका यहाँ भदोई में भी हत्या हुई है। भदोई में हमारे मिश्रा जी है, उनको लेकर भी जो है प्रताड़ना की जा रही है, झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाया जा रहा है। बहरहाल राजधानी के पोस्टर्स को पुलिस ने आनन फानन में तो हटा लिया, लेकिन मेरठ में सड़कों पर उतरे ब्राह्मणों का क्या, आंदोलन की चेतावनी का क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। भारी बारिश के बाद आसमानी आफत की एक दो नहीं, देश भर से अनेकों तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं लहरों का तांडव देखने को मिल रहा है तो कहीं बाढ़ के पानी का जल तांडव सामने आ रहा है। दिल को दहला देने वाली कुछ तस्वीरों को आप और देखिए।
पानी से पंगा तब तक जायज है जब तक वो शांत है, नहीं तो क्या होगा इसे आप न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि अब तक समझ भी गए होंगे। पानी के बहाव से खिलवाड़ का सच देखिए। देखते ही देखते कैसे जिंदगी स्टंटबाजी पर भारी पड़ गई। युवक रस्सी के सहारे लहरों को पार करना चाहता था, कुछ हद तक तो कर भी लिया था, लेकिन जैसे ही लहरों ने दो थेपड़े जड़े, हाथ छूट गया और युवक तिनके के सहारे कब और कहां गायब हुआ, पास खड़े लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। पानी की रवानी जब आती है तो न पहाड़ देखता है और न चट्टान, रास्ते में जो आता है बहा ले जाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर को देखिए। भारी बारिश के बाद नदी किस आवेश में बह रही है, बहाव का अंदाजा इसी बात से लगाया कि पुल पानी के रास्ते में आया और बहाव उसे तिनकों के समान बहा ले। पहाड़ों पर बारिश के कारण कई नदियां उफान पर बह रही हैं। बाढ़ देखकर ऐसा लगता है कि ये बाढ़ का पानी सब कुछ तबाह कर देगा। लगातार हो रही बारिश के कारण राजौरी जिले की नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जिले में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों से आते पानी ने गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा दिया। प्रदेश के जिन जिलों से गंगा बह रही है वहां पानी किनारों पर गांवों में घुसपैठ कर चुका है। ये तस्वीर काशी की है, काशी के घाटों की है। देखिए कैसे पानी के घाट ऊपर चढ़ने को बेताब दिखाई दे। जलस्तर इतना बढ़ गया है कि चेतावनी से महज 5 मीटर की दूरी पर दस्तक दे रहा। हालात ये हो गए हैं कि नाविकों के रहने और खाने पीने की समस्या होने लगी। ओडिशा के जयपुर की तस्वीर को देखिए। बारिश के बाद अंडरपास में पानी का कब्जा हो गया है। आने जाने के लिए लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ लोग जाल लेकर पहुंच गए मछली पकड़ने। मुरादाबाद की रामगंगा नदी का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुरादाबाद टिहरी बाईपास रोड की है, जो मुरादाबाद से टिहरी, गढ़वाल और नैनीताल को जोड़ती है, जिस पर लोगों से ज्यादा अब पानी की आवाजाही देखने को, जो कभी भी सड़क को बहा ले जाने की तैयारी में। सड़क पर पानी की रपट चढ़ गई है। लोग जिंदगी को दांव में लगाकर पार कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी सफाई दे रहा है। पानी एक तो बाईपास रोड पे आ गया है। बाईपास रोड पे डाउन स्ट्रीम में हमारा एक तो रिटेनिंग वाल बना हुआ है करीब 50 मीटर में, वहाँ तो रोड हमारी नहीं कट सकती। आगे 50 मीटर में और पानी बह रहा है, वहाँ हमने मिट्टी के बैग्स भर के लगवा दिए हैं जिससे मार्ग नहीं कटे। सब कुछ ठीक रहे यही बेहतर है। बाकी पानी से पंगा एक कहानी और बाढ़ से हाहाकार की तस्वीरें हर रोज मदद के लिए नई कहानी कह रही हैं। और शासन प्रशासन वादों और दिलासों की पोटली बांटकर पीछा छुड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देवरिया में बाढ़ के पानी ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा का पूरा गांव ही जलमग्न हो गया। सैकड़ों की संख्या में परिवार बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ के पानी ने ग्रामीणों को तबाह कर दिया है, उन्हें बर्बाद कर दिया है। विलीन हो गया तो क्या बताया जाए। घर द्वार कटी गई, आके ले लिया जमीन दे, जब पानी में बानी जा और आता है नहीं रही तो सब दे तो कहाँ ठिकाना लागे। रोते बिलखते इन ग्रामीणों का दर्द इतना बड़ा है कि इसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। जिन आसियानों को इन्होंने बनाया था वो सब बाढ़ के पानी में समा गए हैं। देवरिया में नदियां इतनी उफान पर बह रही हैं कि पूरा का पूरा गांव ही जलमग्न हो गया है। घर कट गए, कोनो मदद नहीं मिला सरकार के तरफ से। हम बाढ़ में कट गए, 4 साल हो गए, हमने के कोनो सरकार कोनो व्यवस्था नहीं। घाघरा और राप्ती नदी में ऐसा कटान हुआ है कि बरहज तहसील का कुरह परसिया गांव का नामो निशान ही मिट चुका है। गांव के करीब 500 मकान पानी में समा चुके हैं। घर कट गए, कुर परसिया कट गए, सब एने भाग गए। ओकर बाद हमनों के आके दूसरे घर में बानी जाए, आज तक की सरकार कुछ दिहलस नहीं। बाढ़ में कट गए, 4 साल हो गए, हमने के कोनो सरकार कोनो व्यवस्था नहीं मना इतना दिन से दिए। यही से हमने का पंच भवन में इतना 4 साल से मनो बानी जा।
करीब 4 साल पहले भी इस गांव में बाढ़ आई थी। ग्रामीणों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया था। 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। इन ग्रामीणों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। गांव में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास तो राशन कार्ड भी नहीं है। भगवान भरोसे ये ग्रामीण अपने दिन गुजार रहे हैं। कुछ लोगों ने आसपास के इलाके में दूसरे के घरों में शरण ले रखी है। हालांकि डीएम का कहना है कि कई विस्थापितों को जमीन दी जा चुकी है, लेकिन अगर कोई छूट गया है तो उन्हें फिर से मदद पहुंचाई जाएगी। पूरे में मन के घर लकट गई, कोनो मदद नहीं मिलल जाए कि घरी ले आन के घरे दुआरे मन के निस्तार करता नहीं जा। कोनो मदद नहीं मिलल सरकार के तरफ से। हमन के 6 साल से यहाँ वहाँ मिल के टाइम पास करता नहीं जा। का के बोलल बा, का के वो बहन ले ना हमन के गांव के प्रधान कोनो मदद करी ना कोई नहीं कोई। तो कट गल घर से 4 साल से यहाँ बा आदमी। बाकी ये जो पानी आ गल तो हम अपने घर में शरण देले बने रहे खातिर के। कितने परिवार को शरण दी हैं आप? अरे 8 परिवार बना। ज़्यादातर लोग जो हैं उनको वहाँ ज़मीन भी दे दिया गया, उनके आवास भी बन गए हैं अलग जगह पे जो जहाँ पानी नहीं लगती है। कुछ आपने बताया 3 लोग हैं, मैं इसको दिखवा दे रहा हूँ कि वो उसी गांव के निवासी हैं और उनको किसी भी कारण अगर वो जगह नहीं दी गई है तो तत्काल इसकी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे और उनको कहीं न कहीं हाई एरिया में उनको स्थापित करेंगे। बाढ़ से इन ग्रामीणों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए शासन की तरफ से आते हैं, लेकिन ये पैसे कहां हजम हो जाते हैं किसी को पता नहीं है। अगर पहले ही अधिकारियों ने इन ग्रामीणों की सुध ली होती तो आज ये पूरा गांव पानी में नहीं समाता। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। फट के विलीन हो गया तो क्या बताया जाए। घर द्वार कथी भाई आके ले लिया जमीन दे जब पानी में बानी जा। ये और सारी कहिए कार आता है नहीं रही तो सब दे तो कहाँ ठिकाना लागे। जब भी आप सफर पर निकलते हैं तो कभी गाड़ियों या फिर सड़क पर जरूर लिखा मिलता है दुर्घटना से देर भली। पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन इसे समझता कोई नहीं और इसी को समझने की जरूरत है। टक्कर कितनी भीषण रही होगी इसका अंदाजा बस के बिखरे परखच्चों से लगा लीजिए। बेकाबू रफ्तार और लापरवाही इस कदर थी कि टक्कर के बाद बसों के परखच्चे 100 या 200 नहीं करीब 500 मीटर के दायरे में फैल गए थे। इतना ही नहीं, हादसे में रोड के किनारे होटल पर बैठे लोग भी चपेट में आ गए। दरअसल यात्रियों की जान जोखिम में सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाल दी गई क्योंकि ड्राइवर को न जाने किस बात की जल्दबाजी कि वो ट्रक को टेक ओवर कर रहा था। सामने से आ रही रोडवेज बस से भिड़ंत, सड़क हादसे में 6 सवारियों की मौत, हादसे में दोनों बस ड्राइवरों की मौत, हादसे में एक बस कंडक्टर की भी मौत, हादसे में 15 से ज्यादा लोग गंभीर घायल। लखनऊ से बस आ रही थी, वो हमारे होटल में घुसी है जाके। जो हरदोई की है तो दोनों आमने सामने लड़ी है, दोनों आमने सामने जो है लड़ी है। क्या आप लोग को लगा क्या ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है? अब वो स्पीड मान लो 20 मीटर दूरी थी, फिर मान लो हल्का सा मोड़ थी, उसके बाद वो स्पीड मान लो होबे करी। अब आमने सामने दोनों लड़े हैं, अब कैसे भी हुआ क्या हुआ। हादसे की खबर लगते ही मौके पर जेसीपी नवीन अरोड़ा और जेसीपी साउथ राइस अख्तर सुरेश चंद्र रावत पहुंचे। राहत बचाव कार्य भी शुरू हो गया। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतकों की शिनाख्त के बाद शरीर परिजनों को सौंप दिया गया। और दोनों बसेस काफी डैमेज हुई हैं और इसमें बैठे हुए यात्रियों की मौत हुई है। अब तक की सूचना के हिसाब से 6 यात्री एक्सपायर हो चुके हैं, जिसमें बस का ड्राइवर भी है एक, और 8 लोग अभी इंजर्ड हैं जो ट्रॉमा सेंटर भेजे गए हैं। उधर हादसे के बाद हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, लेकिन बात बिगड़े इससे पहले ही यूपीआरसीटीसी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया और कहा मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायलों को 20-20 हजार की तत्काल मदद दी जा रही है। उधर पूरे हादसे को लेकर प्रबंध निदेशक ने आरएम लखनऊ की संयुक्त समिति कर रही जांच। सुनील प्रसाद और आरएन वर्मा को सौंपी जांच।
समिति को 24 घंटे से सौंपनी है जांच रिपोर्ट। एआरएम कैसरबाग गौरव वर्मा कर रहे निगरानी। बहरहाल जांच और रिपोर्ट तो सौंप दी जाएगी। जरूरी है तो ये कि खुद को जागरूक रखने की जल्दबाजी से और लापरवाही से, ताकि इस तरह के हादसे फिर ना हो सकें। पूरे हादसे की जांच के लिए यूपी रोडवेज की तरफ से एक कमेटी भी बना दी गई है। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। रायबरेली से सदर की विधायक अदिति सिंह एक नए विवाद में फंस गई हैं। अदिति की दादी कमला सिंह ने उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि रायबरेली से लेकर लखनऊ तक की सियासत में हलचल मच गई कि अदिति सिंह ने अपनी दादी के साथ क्या कर दिया, अपने पिता की मां के साथ ऐसा क्या किया कि रायबरेली से लेकर लखनऊ तक हलचल मची है। यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। रायबरेली सदर से चर्चित विधायक अदिति सिंह पर उनकी दादी ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जो अदिति सिंह राजनीति में समाज सेवा के दावे करती हैं। उनकी 85 साल की बुजुर्ग दादी ने उन पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। अदिति पर आरोप है कि वो जमीन हड़पने के लिए अपनी दादी को धमकी दे रही हैं। परेशान होकर के अदिति की दादी ने डीएम और एसपी को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अदिति की दादी का पत्र। शाली सिंह और देवांशी सिंह ने मेरी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहा। अदिति सिंह ने मेरे कमरे में रखा सामान तितर बितर कर दिया। मुझे डराया और धमकाया गया और मेरे नौकरों को धमकी दी जा रही है। मैंने पहले तो घर की बड़ी होने के नाते कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जब अति हो गई तो पत्र लिख करके इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। अगर मेरी जमीन पर कब्जा होता है तो इसकी जिम्मेदारी अदिति सिंह, देवांशी सिंह और वैशाली सिंह की होगी। मेरी और मेरे छोटे बेटे कमलेश सिंह की सुरक्षा की जाए। अदिति सिंह से जान का खतरा है। एक एप्लीकेशन थाना स्तर पर प्राप्त हुई है 10 अगस्त को। उसमें कुछ जमीन से लेकर के कुछ बातें उसमें अंकित है, जिसको राजस्व और अन्य विभागों से मिलकर के उसकी जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा वो जांच मुझे सौंपी गई है। अब उस प्रार्थना पत्र में जो भी बिंदु हैं उन पर जांच की जाएगी। कुछ दिनों पहले कांग्रेस से अदिति की अनबन की खबरें चर्चा में थी। फिर बीजेपी से करीबी की खबरों से अदिति सुर्खियों में आई और अब इस बार अदिति एक नए विवाद में चर्चा में है। जिस तरह से अदिति सिंह की दादी ने ही अदिति पर मारने, डराने, धमकाने का आरोप लगाया है, उससे अदिति पर कई सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश सिंह रायबरेली में एक चर्चित हस्ती हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से अखिलेश सिंह की मां ने उनकी पत्नी और दोनों बेटियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद रायबरेली में सियासत काफी गर्म है। एक जमाने में जिस शख्स की पूरे रायबरेली में तूती बोलती थी, आज उसी की मां रायबरेली में बेबस दिखाई दे रही है। पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की मां अधिकारियों से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रही हैं। ये मामला और आश्चर्यजनक तब हो जाता है जब यह आरोप लगता है कि अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह से ही उनकी मां को खतरा है। बहरहाल पूरे रायबरेली में इस मामले पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन परिवार खामोश बैठा हुआ है। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। तमाम ऐसे नर्सिंग होम हैं जिनको जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना काल में जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अगर कुछ है तो वो है ऑक्सीजन की, जिसके लिए हर कोई घर अस्पताल एक कर दे रहा है। इतनी हाय तौबा के बीच ये खबर आपके होश फाख्ता कर देगी कि राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट मंडरा रहा है। कई नर्सिंग होम इस कदर परेशान हैं कि महंगी ऑक्सीजन भी खरीदने को तैयार हैं, लेकिन मिले तब तो। ऑक्सीजन लिक्विड की खरीद नहीं होने से मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज में सैकड़ों सिलेंडर खाली पड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी हाय तौबा है तो खरीद क्यों नहीं हो रही है, तो सुनिए ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसीज का क्या कुछ कहना है। पिछले 4-5 दिनों से दिक्कत ये है कि लिक्विड नहीं मिल पा रहा है। जो लखनऊ में 2 एयर प्लांट हैं और बाकी सब लिक्विड प्लांट हैं। लिक्विड बाहर से आ नहीं पा रहा है। अच्छा, तो सप्लाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, वो लखनऊ में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों का क्या कहना है, उसे भी सुनिए। मैं अस्पताल कम करता हूँ, मैं इंडस्ट्रियल करता हूँ और बाकी जो हैं मेडिकल वाले परेशान हैं जी। तो ये क्यों ऐसी किल्लत
लिक्विड नहीं मिल रहा है, पीछे से कह रहे हैं आ नहीं रहा है, महंगा भी हो गया है, दे नहीं रहे हैं। इतना सब कुछ होते और चलते देखिए नर्सिंग होम एसोसिएशन सरकार की ओर मदद की आस लगाए देख रही है ताकि समय रहते किसी अनहोनी से बचा जा सके। नर्सिंग होम एसोसिएशन ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर के गहरी चिंता जाहिर की है। संगठन के पदाधिकारियों का मानना है कि सरकार को इस तरफ जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में स्टॉक खत्म हो जाता है तो मरीजों को दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी। मगर सवाल इस बात का उठता है कि ऑक्सीजन को लेकर के लखनऊ में इस तरह की स्थितियां क्यों बनी हुई हैं? डेफिनेटली सरकार को देखना चाहिए कि जो भी ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं और मैन्युफैक्चरर हैं जहां पर ऑक्सीजन बन रहा है, उनको रॉ मटेरियल में क्या दिक्कत आ रही है, उनकी समस्या का समाधान करें, जिससे आने वाली क्राइसिस ऑक्सीजन की इस समय पर शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ऐसा ना हो पाए। राजधानी के अस्पतालों को इन दिनों ऑक्सीजन के संकट से जूझना पड़ रहा है। दरअसल ये संकट इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ऑक्सीजन लिक्विड की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि कई ऑक्सीजन प्लांट लखनऊ में पिछले 2 दिनों से निष्क्रिय पड़े हुए हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में मरीजों के लिए और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। कैमरामैन सुंदरम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक